तो अब हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ओवेरियन साइकिल के बारे में जाना था, फिर हमने हार्मोनल चेंजेस जो फर्स्ट से 28 डे के बीच में उनको ग्राफ से समझा था कि कब कौन सा हार्मोन बढ़ता है और कम हो जाता है। तो अब इन्हीं ओवेरियन चेंजेस को, हार्मोनल चेंजेस को हम यूट्राइन चेंजेस के साथ यानी यूट्राइन साइकिल के साथ रिलेट करेंगे, और जब ये रिलेट हो जाएगा इट मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म। तो एक बात समझिए कि इस पूरे फर्स्ट से लेके 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली फेज आती है ब्लीडिंग फेज। इस ब्लीडिंग फेज में होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, यानी यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट म्यूकोजा लेयर थी, एंडोमेट्रियल लेयर, वो डिजनरेट होकर शेड होना शुरू हो जाती है अलॉन्ग विद ब्लड। तो इसका मतलब फर्स्ट डे से यूट्रस से क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग कितने दिन तक जारी रहेगी? ये ब्लीडिंग जारी रहेगी 4 से 5 दिन तक। तो इस पूरी फेज को क्या नाम दे दिया? ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। तो इस ब्लीडिंग का कारण क्या रहा था? हमने कहा था कि प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 28 डे पे कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डिजनरेट होकर क्या बन जाती है? कॉर्पस एल्बिकेंस, जिससे उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, यानी सेक्स हार्मोन विड्रॉल। और स्पेशली प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल का इफेक्ट आता है एंडोमेट्रियम पर कि प्रोजेस्टेरोन के विड्रॉल की वजह से वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिजनरेट होकर, शेड होकर अलॉन्ग विद ब्लड फर्स्ट डे से बाहर आने लगती है। और ये कितने दिन तक जारी रहेगी? 4 से 5 दिन तक। खास बात क्या होती है इस ब्लीडिंग की? एक तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या ये ब्लड बाहर बह पाएगा? और अगर ये बाहर फ्लो नहीं कर पाएगा तो जो डिजनरेटेड एंडोमेट्रियल टिश्यू एंड यूट्राइन कैविटी के अंदर शेड हो रही है तो क्या वो फ्लो करके बाहर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। इसलिए ये ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम के अंदर फाइब्रोलाइटिक्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। अब एक और चीज जानने की जरूरत है कि भाई फर्स्ट से 5th डे के बीच में यूट्रस में तो क्या हो रहा है? ब्लीडिंग, लेकिन ओवेरी में भी तो कुछ हो रहा होगा। ओवेरी चेंजेस क्या शो कर रही होगी? ये देखिए, जब स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन का लेवल लो था, हमने बोला भी था, ग्राफ पे हमने पढ़ा था कि बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ड्यू टू सेक्स हार्मोन विड्रॉल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहता है? लो। तो ईस्ट्रोजन के लो लेवल की वजह से नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच बढ़ता है, और उस एफएसएच की वजह से ओवेरी में फिर से नई फॉलिकल स्टिमुलेट होकर डेवलप होती हैं, जो एक फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी देन टर्शरी फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है। तो अब लगभग 2nd और 3rd डे पर एफएसएच के इन्फ्लुएंस में फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन हो जाता है। ये 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाती हैं? स्टिमुलेट। तो यूटेरस में तो क्या चल रही है? ब्लीडिंग। वहां पर तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिजनरेट होकर शेड हो रही है, और ओवरी में क्या चल रहा है? फिर से नई प्राइमरी फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन। तो ये कौन सी फेज हो गई? ब्लीडिंग फेज। 5th डे के एंड तक आते आते हम देखेंगे कि ओवेरी में सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो चुकी होगी। भाई ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ? ओवेरी में 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन हुआ, और मैंने बोला था कि इन 6 to 10 स्टिमुलेटेड प्राइमरी फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल डेवलप होकर क्या बनती है? सेकेंडरी फॉलिकल। तो 5th डे के एंड तक आते आते हम क्या देखेंगे कि ओवेरी के अंदर एक सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो चुकी है। फिर यही सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होकर बनेगी टर्शरी, जिसमें पहली स्टेज आएगी इमेच्योर टर्शरी, और फाइनली और डेवलप होकर बन जाएगी ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर टर्शरी फॉलिकल। इसका मतलब 5th से 14th डे के बीच में आप ओवेरी में क्या देख रहे हैं? अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। दैट्स व्हाई दिस 5th to 14 days phase is known as follicular phase। तो इसका नाम फॉलिकुलर फेज। ये कौन से साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवेरियन साइकिल को, क्योंकि ओवेरी में क्या चल रहा है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट, इसलिए इस फेज को नाम दे दिया फॉलिकुलर फेज। इन डेवलपिंग फॉलिकल से ओवेरीज में क्या रिलीज होगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसका मतलब इस दौरान उस फीमेल की बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस रहेगी? ईस्ट्रोजन की, इसलिए इसको बोला है ईस्ट्रोजेनिक फेज। साथ ही साथ 14 डे पे ओव्यूलेटरी फेज आती है, मींस ओव्यूलेशन होता है। तो ये फेज ओव्यूलेशन से जस्ट पहले वाली फेज है, इसलिए इसको नाम दे दिया प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो चलिए, अब यहां पर सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन अब हमें यह देखना है कि इस फेज के दौरान ओवेरी से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस पे कैसे एक्ट करेगा। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस की एंडोमेट्रियम में रैपिड सेल डिवीजन कराएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। इसका मतलब इस फॉलिकुलर फेज में ओवेरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन यूट्राइन एंडोमेट्रियम में क्या करा रहा है? रैपिड सेल डिवीजन यानी प्रोलिफरेशन। और इसी वजह से इस फेज को एक और नाम दे देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज।
तो आप देखिए, अगर आपको इस फेज के ये चारों नाम याद हैं, इट मींस आपको इस फेज के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको पता है इस फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज, इसका मतलब 5 से 14 डे के बीच में ओवेरी में क्या होने वाला है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवेरियन साइकिल को। आपको पता है इस फेज का नाम है ईस्ट्रोजेनिक फेज, इसका मतलब इन डेवलपिंग फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसका मतलब फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस रहेगी, और अगर इस ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस बॉडी में रहेगी तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इस ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन यानी प्रोलिफरेशन, इसलिए इसको नाम दे दिया प्रोलिफरेटिव फेज। इसका मतलब ये प्रोलिफरेटिव फेज जो नाम है ये कौन से साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूटेराइन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन से जस्ट पहले वाली फेज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवेरियन साइकिल, ये यूटेराइन साइकिल। और मैंने बोला था जब ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल आपस में रिलेट हो जाएंगे इट मींस इट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलिए, अब 14 डे पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या बनेगी, कॉर्पस हेमरेजिकम, उसके बाद ये क्या बनेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप्ड कब होगी, 22nd डे पर। 23rd डे ऑनवर्ड्स ड्यू टू फॉल इन LH ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिजनरेट होती होती 28 डे तक आते आते ये क्या बन जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस। इसका मतलब अब आप 14 से 28th डे के बीच में ओवेरी में क्या देख पा रहे हो, आप ओवेरी में देख पा रहे हो कि यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुई और फिर डिजनरेट हो गई। यानी इस 14 से 28 डे के बीच में जो भी ओवेरी में चेंजेस हुए किसके रिगार्डिंग थे, कॉर्पस ल्यूटियम के, इसलिए इस फेज को नाम दे दिया गया है ल्यूटियल फेज। तो ये फेज हो गई ल्यूटियल फेज। इस कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, होते तो दोनों है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, लेकिन ज्यादा तो प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका मतलब इस फेज के दौरान फीमेल बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस रहेगी, प्रोजेस्टेरोन की, दैट्स व्हाई इट इज प्रोजेस्टेरोनिक फेज। और क्योंकि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद वाली फेज है इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। लेकिन अगेन अब यूटेरस में क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन इस कॉर्पस ल्यूटियम यानी ओवेरी से रिलीज होकर जाएगा यूटेरस के पास, तो ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम में जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं उनका फंक्शनल डेवलपमेंट कराएगा। इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो एंडोमेट्रियल ट्यूबुलर ग्लैंड है वो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। मींस इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम में कैसे चेंजेस आए, सिक्रीटरी चेंजेस। इसी वजह से इस फेज को नाम दिया जाता है सिक्रीटरी फेज। अब आप देखिए, अगर आपको इस फेज के ये चारों नाम पता है तो इसका मतलब आपको इस फेज के बारे में सब पता है। इस फेज का नाम है ल्यूटियल फेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवेरियन साइकिल को। तो इसका मतलब इस दौरान ओवेरी में क्या चल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम के रिगार्डिंग डेवलपमेंट जो भी प्रोसेस। फिर दूसरा नाम इसका है प्रोजेस्ट्रोनिक फेज। इसका मतलब वो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन मेनली रिलीज कर रही है, प्रोजेस्ट्रोन, यानी डोमिनेंस किसकी है, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की। फिर ये प्रोजेस्ट्रोन कहां जाके एक्ट कर रहा है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम पर, और उसकी ग्लैंडुलर नेचर को बढ़ा रहा है, उसके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब सिक्रीटरी फेज। ये कौन से साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूटेराइन साइकिल को। और मैंने बोला जहां ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल रिलेट हो गए, ल्यूटियल फेज ओवेरियन साइकिल के लिए वर्ड है, सिक्रीटरी फेज ल्यूटियल फेज जो है वो ओवेरियन साइकिल के लिए वर्ड है, और सिक्रीटरी फेज यूटेराइन साइकिल के लिए वर्ड है। और जहां ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल आपस में रिलेट हो गए तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो अब आप इस फेज के बारे में सब कुछ जानते हैं कि इस फेज में ओवेरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओवेरी में ल्यूटियल चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस में सिक्रीटरी चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ओवरऑल व्यू हो गया किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि किस फेज में क्या होगा। एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, इन तीनों मेजर फेजेस में से सबसे बड़ी फेज कौन सी है। द लॉन्गेस्ट फेज इज ल्यूटियल फेज जिसकी ड्यूरेशन है टोटल 14 डेज, क्योंकि ये 14th डे से 28th डे तक चल रही है। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई, 14 डेज। और एक और बात याद रखेंगे कि इस ल्यूटियल फेज की जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है 14 डेज की। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन में वेरिएशन भी आता है, भाई वैसे तो आइडियली कहते हैं कि 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, लेकिन अगर किसी फीमेल में सपोज 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ल्यूटियल फेज है वो तो 14 डेज की रहेगी। चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो भी ल्यूटियल फेज 14 डेज की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का है
तो भी ल्यूटियल फेज 14 डेज की है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 26 डेज का है तो भी ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन 14 डेज की ही रहेगी। इसका मतलब ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन क्या रहती है, फिक्स। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवरऑल जो ड्यूरेशन है उसमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस या तो ब्लीडिंग फेज या फॉलिकुलर फेज की किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आता है। ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन 14 डेज क्या है, फिक्स है। और इसी तरीके से हम ओव्यूलेशन डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ है, 14th डे पे। 14th डे क्या है, 14th डे है ल्यूटियल फेज से जस्ट पहले वाला दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 28th डे इज द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन कितनी है, 14 डेज। तो अगर आप टोटल ड्यूरेशन यानी 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 डेज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओव्यूलेशन डे। तो ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28 डेज में से क्या माइनस कर दो, 14 डेज। तो बचा कौन सा डे, 14 डे। जस्ट पहले कौन सा डे आएगा, ल्यूटियल फेज से पहले 14th डे। तो ओव्यूलेशन डे हो गया 14th डे। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 30 डेज की है तो ओव्यूलेशन डे क्या होगा, अब अगेन 30 में से माइनस क्या कर दो, 14, क्योंकि ल्यूटियल फेज की तो ड्यूरेशन फिक्स है ना। तो -14 करने से क्या आएगा, 16th डे। इसी तरह से अगर 26 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन डे क्या होगा, -14 कर दो क्योंकि ये तो फिक्स है। तो क्या आएगा, 12th डे। इसका मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवरऑल ड्यूरेशन चेंज होती है तो ओव्यूलेशन डे भी चेंज होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन डे जो है वो बिल्कुल मिड साइकिल, अब वो तो 28 डेज में -14 कर दिया तो बिल्कुल मिड आ गया, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन चेंज हो रही है तो ओव्यूलेशन डे भी तो चेंज होगा। तो हमेशा ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए क्या करो, टोटल जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसमें से -14 कर दो, जो फिगर आए उस दिन ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से ये ओवरऑल ब्रीफ हो गया किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और अब इसी साइकिल में जो यूटेराइन साइकिल है, भाई ओवेरियन साइकिल तो हम डायग्राम से डिटेल में समझ ही चुके हैं, बस अब उस ओवेरियन साइकिल को हम यूट्राइन साइकिल के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू उन चेंजेस को हम समझ लेते हैं। देखिए यूट्रस की वॉल में टोटल कितनी लेयर्स हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर की तरफ जो लेयर है वो है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर इनर मोस्ट लेयर आएगी म्यूकोजल लेयर वो है एंडोमेट्रियम। तो ये होगी एंडोमेट्रियम। इधर की तरफ क्या होगी, एंडोमेट्रियम के इधर यूटेराइन कैविटी। फिर अगेन ये क्या है, एंडोमेट्रियम, ये क्या है मायोमेट्रियम, ये क्या है पेरीमेट्रियम, बीच में ये स्पेस क्या है यूटेराइन कैविटी। तो चलिए हम तो क्या करते हैं, इस यूट्राइन वॉल के एक छोटे से पार्ट का सैंपल ले लेते हैं और देखते हैं कि ईस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। वही पूरे यूट्रस की वॉल में आ रहे होंगे। तो चलो इतना सा सैंपल ले लिया हमने यूट्राइन वॉल का। तो देखिए यहां पर जो आपको इस एंडोमेट्रियम की ये लेयर नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। एंड स्ट्रेटम बेसिलिस इज द परमानेंट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसका मतलब जब से यूटेरस बना है ये एंडोमेट्रियल लेयर तो हमेशा यूटेरस में है। चाहे 5 ईयर्स ओल्ड फीमेल हो उसकी यूटेरस में भी एंडोमेट्रियम होगी, कौन सी लेयर, स्ट्रेटम बेसिलिस। चाहे 80 ईयर्स ओल्ड फीमेल हो उसकी यूट्रस में भी एंडोमेट्रियम होगी, स्ट्रेटम बेसिलिस। तो ये तो परमानेंट लेयर है। लेकिन क्या ये लेयर प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल है, फिलहाल नहीं है। जब तक इस स्ट्रेटम बेसिलिस पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्ट नहीं करेंगे तब तक ये एंडोमेट्रियल लेयर प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगी। तो इस पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्ट कब करेंगे, कब आते हैं बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होते हैं बॉडी में, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। और रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या है, जब बॉडी में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी, दैट इज मिनार्क। और फिर कब तक चलते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चलते हैं अप टू 50 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि 50 इयर्स ऑफ एज तक आते आते फाइनली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट बंद हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मेनोपॉज। तो फ्रॉम मिनार्क से लेकर अप टू मीनोपॉज, दैट इज रिप्रोडक्टिव लाइफ, लगभग 12 साल की उम्र से लेके लगभग 50 साल की उम्र के बीच की जो एज है उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ या फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो सीधी सी बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस है ये तो हमेशा से ही यूट्रस में है। जब बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहे हैं, प्यूबर्टी अटेन होने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो उस फीमेल में भी ये एंडोमेट्रियल स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर है। और जब मीनोपॉज के बाद कोई फीमेल ओल्ड एज है 70 इयर्स 80 इयर्स, क्या उसके पास यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लेयर है स्ट्रेटम बेसिलिस।
तो क्या ये प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल है? नहीं। ये प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल कब होगी? जब इस पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्ट करेगा। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कब आएगा? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होते हैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ में। और रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या है? मेनार्क से लेके मीनोपॉज तक, यानी मेनार्क का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लाइफ। वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे, लगभग 12 साल की एज पे, और अप टू मीनोपॉज। मीनोपॉज कब होता है? कंप्लीट परमानेंटली बंद हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स ऑफ एज पर। तो इसी दौरान बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, उसी दौरान ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आएगा, और उसी की वजह से ये एंडोमेट्रियल लेयर साइक्लिकल चेंजेस शो करेगी। कैसे करेगी? देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल का स्टिमुलेशन होकर वो डेवलप होने लगेगी, और उस साइकिल के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी कहा था कि ओव्यूलेशन से पहले ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस होती है? ईस्ट्रोजन की। तो यहाँ पर ये फॉलिकुलर फेज थी, इस दौरान कौन से हार्मोन की डोमिनेंस आई? ईस्ट्रोजन। इस ईस्ट्रोजन की वजह से इस स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम में क्या होंगे? रैपिड सेल डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नई एंडोमेट्रियल लेयर फॉर्म हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये कौन सी लेयर बन गई यहाँ पर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये भी एंडोमेट्रियल लेयर है। एंडोमेट्रियल सेल के डिवीजन से नई लेयर बनी है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये जो लेयर यहां पर बन रही है, ये है प्रेगनेंसी यानी इंप्लांटेशन के लिए, इसलिए तो इसको फंक्शनल नाम दिया गया है। ये फंक्शनल लेयर क्यों है? क्योंकि इसी लेयर के अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सकता है, इसी लेयर के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म हो सकता है, इसी के अंदर रहता हुआ फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप हो पाएगा। तो ये फंक्शनल लेयर है, लेकिन ये टेम्परेरी लेयर है, क्योंकि ये वो लेयर है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन जो प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, उसकी वजह से बनेगी। फिर प्रोजेस्टेरोन अगले फेज में आके इसको और ज्यादा डेवलप कराएगा, और जब फाइनली प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस डिजनरेट होकर शेड होकर ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेटम बेसिलिस तो परमानेंट लेयर है, ये तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये एक टेम्परेरी लेयर है। तो सीधी सी बात, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ईस्ट्रोजन की वजह से सेल डिवीजन यानी प्रोलिफरेशन की रेट बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर एक नई लेयर फॉर्म होती जाएगी स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और साथ ही साथ इस सेल डिवीजन की वजह से इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। तो फाइनली कौन सी लेयर फॉर्म हो चुकी है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब देखिए, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा यहां पर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अभी ये ग्लैंड्स फंक्शनल नहीं हुई हैं। इन ग्लैंड्स को तो फंक्शनल कौन बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन। यानी फाइनली ग्लैंडुलरिटी को डेवलप कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। लेकिन हाँ, यहां पर इन ग्लैंड्स का नंबर कौन बढ़ा रहा है? ईस्ट्रोजन। क्योंकि देखो, नंबर तो वही हार्मोन बढ़ा सकता है जो सेल डिवीजन कराने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो ईस्ट्रोजन बोलो एंडोमेट्रियम के अंदर सेल डिवीजन करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो ये ग्लैंड्स का नंबर भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं वेस्क्युलरिटी की। ये देखिए, ये स्ट्रेटम बेसिलिस के अंदर क्या है? ये स्ट्रेटम बेसिलिस के अंदर है आर्टेरियोल्स। यही आर्टेरियोल्स जैसे जैसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनती जाएगी उसके अंदर इस तरीके से ग्रोथ करती जाएंगी ये आर्टेरियोल्स। लेकिन ये लेंथी आर्टेरियोल्स होती हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इससे वेस्क्युलरिटी बढ़ेगी। अगर आप सपोज ये इतनी सी थिकनेस के अंदर, जैसे मान लो एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस की थिकनेस इतनी है और आर्टेरियोल की लेंथ इतनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आर्टेरियोल एंडोमेट्रियम से बाहर निकलकर यूट्राइन कैविटी में हैंग होगी। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? इतनी लेंथी आर्टेरियोल को अपने आप को इतनी सी जगह में अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? टॉर्चुअस यानी स्पाइरल, बोले तो कॉइल्ड। तो इस लेंथी आर्टेरियोल की वजह से फायदा क्या होगा? इस लेंथी आर्टेरियोल की वजह से जो वेस्क्युलरिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वेस्क्युलरिटी ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि इसी स्ट्रेटम फंक्शनलिस में एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, इसी स्ट्रेटम फंक्शनलिस में प्लेसेंटा बनेगा जो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके किसको देगा? एम्ब्रियो को। तो जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ आर्टेरियल होगी उसकी ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा होगी, ब्लड की पूलिंग ज़्यादा होगी, ब्लड को यहाँ से ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इतना टाइम, इतना ब्लड सफिशियंट होगा प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन लेके किसको देने में? एम्ब्रियो को देने में। तो जितनी ज़्यादा वेस्क्युलरिटी होगी प्लेसेंटा की फंक्शनलिटी उतनी ही बेटर होगी। तो चलिए, यहाँ पर ये आर्टेरियोल की लेंथ ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से टॉर्चुअस यानी स्पाइरल यानी कॉइल्ड हो गई है, जिसकी वजह से वेस्क्युलरिटी क्या हो गई है? ज़्यादा। अब ये फाइनली बात हो गई। अब प्रोजेस्टेरोन भी एक्ट करता है यहाँ पर। पहले ईस्ट्रोजन एक्ट कर रहा है एंडोमेट्रियम पर। पहले कौन आया? ईस्ट्रोजन। आफ्टर ओव्यूलेशन जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगी तो ओवरी से कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन और ज़्यादा इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देगा। लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर
सेल डिवीजन नहीं करा रहा है। जो सेल्स ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम में फॉर्म हुई थी बाय सेल डिवीजन, प्रोजेस्टेरॉन उन सेल्स के साइज को बढ़ा देगा। तो ओवरऑल जब सेल्स का साइज बढ़ जाएगा तो थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब थिकनेस ईस्ट्रोजन ने भी बढ़ाई, प्रोजेस्टेरॉन ने भी बढ़ाई, लेकिन एंडोमेट्रियम की थिकनेस ईस्ट्रोजन ने कैसे बढ़ाई? बाय सेल डिवीजन, प्रोलिफरेशन, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। और प्रोजेस्टेरॉन ने कैसे बढ़ाई? बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेल्स। चलिए, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इन आर्टरियोल की लेंथ को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे और ज्यादा इनमें क्या डेवलप हो जाएगी? टॉर्चुओसिटी, यानी और ज्यादा ये क्या डेवलप हो जाएगी यहाँ पर? वेस्कुलरिटी। प्रोजेस्टेरॉन एक और काम करेगा, जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं उनको फंक्शनल बना देगा, जिसकी वजह से इनका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी एंडोमेट्रियम में कैसे चेंजेस आ गए? सिक्रेटरी चेंजेस। तो ईस्ट्रोजन की वजह से तो कैसे चेंजेस आए थे फॉलिकुलर फेज में? प्रोलिफरेशन हुआ, स्ट्रेटम फंक्शनलिस फॉर्म हुई, तो प्रोलिफरेटिव चेंजेस। तभी तो इस फॉलिकुलर फेज को क्या नाम दिया था? प्रोलिफरेटिव फेज। जबकि ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम में कैसे चेंजेस आए? सिक्रेटरी चेंजेस, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को क्या बना दिया? फंक्शनल। तो अब यहां पर फंक्शनलिटी डेवलप हो चुकी है ग्लैंड्स की। इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हमने क्या कहा था? यूटेराइन मिल्क। क्यों कहा था इसको यूटेराइन मिल्क? एक तो समझिए कि एक तो ये यूटेराइन मिल्क इस एंडोमेट्रियल सरफेस को स्टिकी बना देगा, तो कुछ समय बाद जब यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होने आएगा तो उसको यहाँ पर इम्प्लांट होने में आसानी होगी। दूसरा, जो एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट होगा तो ठीक है, प्लेसेंटा बनेगा और मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियो को देगा, लेकिन प्लेसेंटा मैजिक से तो बन नहीं सकता है, उसको बनने में टाइम लगेगा। तो जब तक प्लेसेंटा बनकर फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक इस जगह पर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? यूटेराइन मिल्क। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, इस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर होने के लिए फाइनली किसकी जरूरत है? प्रोजेस्टेरॉन की। ठीक है, ईस्ट्रोजन ने स्ट्रेटम फंक्शनलिस बना दी थी बाय रैपिड सेल डिवीजन, लेकिन उस स्ट्रेटम फंक्शनलिस को अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किसने किया? प्रोजेस्टेरॉन ने। तो चलिए, ये चेंजेस आ गए किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अब मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस कब होगी? मैक्सिमम थिकनेस तो देखिए 22वें दिन 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगी? मैक्सिमम डेवलप। तो 22nd डे पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? मैक्सिमम। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर 22nd डे पे मैक्सिमम है तो लगभग 23rd डे तक आते आते इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो 23rd डे पर ये एंडोमेट्रियम मैक्सिमम थिक हो चुकी है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि फर्टिलाइजेशन डेज क्या होते हैं? 14th, 15th या 16th। और फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम पर? 7 डेज के बाद, यानी आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड ऑन एंडोमेट्रियम। तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन डे क्या है? 21st से 23rd डे। तो हम जानते हैं कि जब तक फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनकर ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर पहुंचेगा तो वो कौन सा टाइम हो रहा होगा? 21st से 23rd डे का। तो उस टाइम तक आते आते क्या ये एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए डेवलप हो चुकी होगी? बिल्कुल हो चुकी होगी, क्योंकि 21st से 23rd डे तक आते आते ईस्ट्रोजन अपना काम करके जा ही चुका था एंडोमेट्रियम पे, और 21st से 23rd डे तक आते आते प्रोजेस्टेरॉन भी अपना काम कर चुका होगा और इस एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल बना चुका होगा। अगर इस 21st से 23rd डे के बीच में यहाँ इस एंडोमेट्रियम पर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए तो क्या अब 23rd डे ऑनवर्ड्स कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या LH फॉल नहीं होगा? LH तो फॉल हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक से, लेकिन इस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वो HCG हार्मोन यहाँ पर इस एम्ब्रियो से रिलीज होकर मदर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और मदर के ब्लड के थ्रू ओवरी में चला जाएगा और इन द एब्सेंस ऑफ LH कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से बचा लेगा। यानी अब ये HCG उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल नहीं होगा, ये एंडोमेट्रियल लेयर मेंटेन रहेगी और इसमें रहता हुआ एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। लेकिन अगर मान लो 21st से 23rd डे के बीच में इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मान लो जो सेकेंड ल्यूसाइड गया था उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, उसका फिर इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो HCG तो आया नहीं और LH भी फॉल हो गया, यानी कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती जाएगी, ये 28 डे तक आते आते कंप्लीटली डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगी और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का क्या हो जाएगा? विड्रॉल। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल होगा स्ट्रेटम फंक्शनलिस में प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से बन जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बन जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन होते हैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल में क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से स्ट्रेटम फंक्शनलिस की जो आर्ट्रियोल्स हैं, इन आर्ट्रियोल्स की स्मूथ मसल में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इन आर्ट्रियोल्स में क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या हुआ, 28 डे पे प्रोस्टोन का विड्रॉल हुआ, विड्रॉल की वजह से स्ट्रेटम फंक्शनलिस के टिश्यू में क्या बन गए, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे कहां, इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस की आर्ट्रियोल की स्मूथ मसल में, जिसकी वजह से इन आर्ट्रियोल में क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जैसे किसी भी टिश्यू की ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उस टिश्यू का ब्लड परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई, अमाउंट ऑफ ब्लड कम हो जाता है। तो अब स्ट्रेटम फंक्शनलिस की ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम। इसका मतलब अब इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस की सेल्स की जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इस वजह से स्ट्रेटम फंक्शनलिस की सेल्स अब डिजनरेट होकर, ये टिश्यू डिजनरेट होकर शेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और शेड होकर अलोंग विद ब्लड, क्योंकि ब्लड भी तो आएगा, क्योंकि आर्ट्रियोल्स भी तो टूट रही हैं, यहाँ पर आर्ट्रियोल्स भी तो शेड होकर गिर रही हैं। तो ये डिजनरेटेड टिश्यू कहाँ पर शेड हो रहा है, यूट्राइन कैविटी में अलोंग विद ब्लड, और फिर सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए ये ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से दिन, नेक्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्टार्ट हो जाएगी अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज। तो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज में जो एंडोमेट्रियल लेयर, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर डिजनरेट होकर शेड होती है फर्स्ट डे पर, तो बताओ वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर डेवलप कब हुई थी, प्रीवियस साइकिल में। इसका मतलब प्रीवियस साइकिल में यूट्रस में डेवलप हुई हुई एंडोमेट्रियल स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट डे पर डिजनरेट होकर शेड होना स्टार्ट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये डिजनरेट होकर शेड हो जाएगी। अब देखिए आर्ट्रियोल के माउथ, जो आर्ट्रियोल शेड होकर गिरी है, ये आर्ट्रियोल के माउथ यहाँ पर अभी भी ओपन है, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा ब्लड ऊज आउट होता रहेगा। इस वजह से ये ब्लीडिंग 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी। अब सवाल ये आता है, क्या ये ब्लड क्लॉट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जो फाइब्रिन का क्लॉट बनने ही नहीं देते। तो जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो सवाल ये आता है कि 4th या 5th डे तक आते आते ये ब्लीडिंग रिड्यूस होती होती स्टॉप क्यों हो जाती है, जब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर से 2nd और 3rd डे के अराउंड आते आते प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से थीका लेयर्स फॉर्म होने लगती हैं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। वो ईस्ट्रोजन आकर क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से ये डैमेज्ड एंडोमेट्रियल सरफेस ऑफ स्ट्रेटम बेसिलिस क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड। स्ट्रेटम बेसिलिस बची हुई है, ये शायद थोड़ी ना हुई थी, तो इसकी डैमेज सरफेस क्या हो जाएगी, रिपेयर। फिर जब ये फॉलिकल दोबारा धीरे धीरे फर्दर डेवलप होती जाएंगी, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, सेल डिवीजन की रेट बढ़ती जाएगी और फिर से यहाँ पर नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब फिर से यही पूरी कहानी रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब चल क्या रहा है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओवेरी में क्या चल रहा है, नई फॉलिकल स्टिमुलेट होगी, डेवलप होगी, सेकेंडरी बनेगी, टर्शरी, फाइनली मैच्योर टर्शरी ग्राफियन, फिर यही ग्राफियन रप्चर होकर ओव्यूलेशन करेगी, फिर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी जो 22nd डे पे मैक्सिमम डेवलप्ड होगी और फिर ये डीजनरेट होती हुई 28 डे पे क्या बन जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये पूरा क्या था, ओवेरियन साइकिल, ये तो ओवेरी में चल रहा है। और इन 28 दिनों में यूट्रस में क्या चला, एंडोमेट्रियल स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर डीजनरेट होकर ब्लड के साथ शेड हो गई, फिर ईस्ट्रोजन आया, फिर सेल डिवीजन हुआ, फिर नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस बन गई, फिर प्रोजेस्टेरोन आया, फिर से ये लेयर और ज्यादा डेवलप हो गई फॉर प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, एचसीजी हार्मोन नहीं आया, तो फाइनली कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल हो गया यानी प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल, और फिर से ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर डीजनरेट होकर शेड हो गई, यानी डीजनरेट होकर शेड हो गई, फिर नई लेयर यूट्रस में बनेगी, फिर डेवलप होगी, फिर शेड हो जाएगी, फिर नई बनेगी, फिर डेवलप होगी। इस तरह से हर मंथ ये साइकिल चलता रहता है। तो दैट इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल।